इस बढ़े हुए सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए पूरा ट्रस्ट। एलन के मॉड्यूल्स प्लस एनसीईआरटी और नोट्स, ये मेजरली मेरे सोर्सेज रहे पढ़ाई के। कभी आपको लगे कि ज़्यादा नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहे तो वहाँ कभी ऐसा नहीं किया कि जो नया पढ़ाई चल रहा है, जो नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर, लेकिन रिक्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका फैटिग को रोकता है। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैं 10th के एंड पे एलन कोटा आया था और तब से यहीं पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 10th के पहले एक्चुअली 9th में जूनियर साइंस के टाइम पे मैं कैंप किया था और उस टाइम पे एलन के कुछ फैकल्टी से मेरी इंटरेक्शन हुई थी। तो उनसे इंटरेक्शन करके मुझे लगा कि वो मेरी क्यूरियोसिटी को ढंग से हैंडल कर सकते हैं और ये भरोसा रख के मैं यहाँ आया और आई हैव टू से कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो इस पूरे प्रोसेस में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो 11th में तो खैर जस्ट नया नया सिलेबस पता चलता है, मतलब सिलेबस का आइडिया, रफ आइडिया तो सभी को होता है, लेकिन सिलेबस का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए पूरा ट्रस्ट अभी टीचर्स पे छोड़ा था। और 11th के स्टार्ट में जब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब घर पे जब खुद से पढ़ता था तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम रहती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे या हर दिन कोई ना कोई क्लास टेस्ट चलता था, एक रिवीजन टेस्ट की तरह, कि जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा या पिछले कुछ वीक्स में पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, उसका रिव्यू हो जाए। तो इससे जो फ़ायदा होता था वो ये होता था कि कभी किसी टॉपिक को भूल नहीं पाते थे। अगर कहीं पे लगा कि कहीं पे कुछ भूल रहे तो उसको फिर से रिवाइज कर लेते थे। एक ये मेजर था। एक और जो की आइडिया मैं फॉलो करता था वो था कि कभी भी कंटिन्यूसली बहुत देर तक ना थ्योरी पढ़ा ना बहुत ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस किया, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत देर तक सवाल ही बनाता रहा तो मैं टायर्ड आउट हो जाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा 2.5 आवर्स जाते जाते अगर मैं सिर्फ सवाल बना रहा तो थर्ड आवर में या 4th आवर में वो स्पीड कम हो जाती है और फिर मन भी नहीं लगता है कि कब सवाल खत्म हो गए। तो इसके जगह फिर मैं थ्योरी पे स्विच कर जाता था ताकि, और थ्योरी भी मतलब 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कुछ पढ़ लिया कि बीच में बोर्डम ना हो, या मतलब कुछ लोगों को होता है कि लंच के बाद इमीडिएटली बाद नींद आ जाती है। तो जब भी मुझे लगता था कि अभी चांसेस है कि मैं टायर्ड फील करूं तो मैं उस टाइम पे थ्योरी पढ़ता था, और अगर मुझे लगता था कि मुझे नींद आ सकती है तो उस टाइम पे मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता था। अब एलन के मॉड्यूल्स प्लस एनसीईआरटी और नोट्स, ये मेजरली मेरे सोर्सेज रहे पढ़ाई के। और एलन के मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं कि वो एनसीईआरटी को कभी कभार मतलब बहुत अच्छे से श्रिंक कर देते हैं। सिर्फ की पॉइंट्स या जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो उस मॉड्यूल में है, जो चीज़ें हमें याद रखनी है या जिन चीज़ों को मतलब फ्लैश कार्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं वो उसमें है। इनफैक्ट उसमें कभी कभार एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता है टू सेटिस्फाई योर ओन क्यूरियोसिटी, प्लस कभी कभार एक्स्ट्रा लेफ्ट राइट थोड़ा जानना अच्छा भी होता है क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछने के चांसेस बने रहते हैं। 11th मोस्टली ऐसे ही किया, और जो मेजर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट मतलब जो 2 सिटिंग्स में हमारे टेस्ट होते थे, 3 घंटे फिर गैप और उसके बाद फिर एक और 3 घंटे का टेस्ट, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है क्योंकि ऐसे सवाल बनाते बनाते इस सिटिंग में प्रैक्टिस करते करते ये जो टाइम स्पैन है, ये जो एग्जाम है वो सिमुलेट होते रहता है। तो एक अप्रोक्सीमेट सा बॉडी क्लॉक भी सेट हो जाता है कि अभी इस टाइम से इस टाइम एग्जाम दूंगा, फिर गैप होगा, फिर एग्जाम दूंगा। तो मतलब एक्सटर्नल ट्रबल्स नहीं आते, ये एक फैक्टर है। प्लस टेस्ट में हमारे कभी काफ़ी टफ टेस्ट आते थे, कभी मॉडरेट टेस्ट आते थे, कभी इजी टेस्ट आते थे। तो टेस्ट के स्कोर्स को लेके खुद को डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपको खुद को एनालाइज करने का, खुद के परफॉर्मेंस को चेक करने का तरीका है। तो अगर उसको लेके डिमोटिवेट हो गए तो कुछ मतलब नहीं रहा टेस्ट का। अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आप मे बी एक टेस्ट ड्रॉप करके देख लीजिए या एक बार रिव्यू करके देख लीजिए। लेकिन मेरा तो ये इतना फंडा रहा है कि कभी टेस्ट से एग्जैक्टली डिमोटिवेट नहीं हुआ। अगर होता था तो मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ यहीं पे 2 साल से है, तो वो मुझे इसमें गाइड कर देती थी। मतलब कभी लो फील कर रहा हूँ या मन नहीं लग रहा तो वो मुझे वापस हमेशा ट्रैक पे सेट कर देती थी। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मतलब मम्मी के साथ एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकते, या फिर मतलब स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए जहाँ पे टीचर्स बेटर गाइड होंगे, तो मैं अपने टीचर से कांटेक्ट कर लेता था। टीचर से कांटेक्ट करने का एक और फायदा ये है
कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत देर से रहे, उनको मेरे प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम्स और इसके अलावा इसके नेबरहुड में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस और क्या क्या करेक्टिंग मेजर्स हो सकते हैं इनका आइडिया रहता है। तो वो इसमें भी हेल्प करते थे, प्लस इमोशनल साइड से या कभी लो फील कर रहा उसमें भी हेल्प करते थे। मोर ओवर डाउट काउंटर्स तो रहते ही थे, तो जब भी डाउट्स आते थे, जैसे यहाँ पे 3rd फ्लोर पे हमारे डाउट काउंटर्स लगते हैं, तो वहाँ पे किसी भी टाइम पे जा सकते थे। फॉर्मली तो क्या टाइम रहता था, लेकिन अदरवाइज टीचर्स से हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट में थे, तो उनसे भी बात कर सकते थे। किसी भी टाइम पे उनको मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया तो वो जनरली रिस्पॉन्ड कर देते हैं हम लोग, किसी भी टाइम, मतलब बहुत और टाइम्स भी नहीं, लेकिन हाँ लेट नाइट कभी कभार वो रिप्लाई कर देते थे। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे। इसके अलावा अगर मैं पीयर ग्रुप की बात करूँ तो पीयर ग्रुप मतलब डबल एज स्वॉर्ड टाइप का होता है। तो आपको इससे एग्जैक्टली उतना प्रेशर लेना है जिससे आपको एक ड्राइव मिले, एक मोटिवेशन मिले कि आपको और बेटर करना है। इससे ज्यादा प्रेशर खराब हो जाता है, मन लगना बंद हो जाता है पढ़ाई में। इससे कम रहता है तो हम काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं पढ़ाई को लेके कि ठीक है चल रहा है। बट कॉन्स्टेंटली अपने आप को टोज पे रखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीयर प्रेशर होता है, उसको एक बार आप हिट कर लीजिए तो उसी को मेंटेन रखना अच्छा रहता है। कभी आपको लगे कि ज्यादा नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहे हैं तो वहां से विड्रॉ कर लीजिए, कभी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहे हैं, नॉलेजेबल डिस्कशन हो रहे हैं, या ऐसे ही हंसी मजाक चल रही है तो उसमें और एंगेज कीजिए। इस पूरे प्रोसेस में अपना मूड, मोरल, स्पिरिट हाई रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी नहीं हारना चाहिए। जितना आपके प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, आप तो ढंग से पढ़ ही रहे हैं, अगर आप सारे जो भी काम असाइन हो रहे हैं उनको ढंग से कर रहे हैं तो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू फील लो। आपको एग्जाम्स को एक चेकिंग मेजर की तरह ही लेना है और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर से बेहतर करते जाना। अगर कभी भी मुझे, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, 2 साल काफी लंबा स्पैन होता है, तो जनरली चांसेस रहते हैं कि लोग बीमार पड़ जाए। तो मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ है तो इससे बैकलॉग तो क्रिएट होता था, लेकिन इस बैकलॉग को क्रिएट करने के लिए मतलब कवर करने के लिए मैंने क्या किया कि जब रिलेटिवली लेस वर्कलोड रह रहा था या होमवर्क जब कम रह रहा था तब करते रहा, प्लस जो दिन में एक्स्ट्रा टाइम होता है जो मतलब रिक्रिएशनल मेजर्स के लिए यूज करते हैं उनको भी इसमें इन्वेस्ट कर देता था। तो बैकलॉग तो इससे हैंडल हो जाता था, और कभी ऐसा नहीं किया कि जो नया पढ़ाई चल रहा है, जो नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज करके बैकलॉग कवर किया। नए कॉन्सेप्ट हमेशा नए होते हैं, उनको फ्रेशली एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन पे सोचने में अगर समय जा रहा है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनको अच्छे से, उनका एवरी नूक एंड क्रैनी समझ ले। उसके बाद अगर समय बच रहा है या फिर आपका रिक्रिएशनल टाइम है तो उसमें आप बैकलॉग कवर कीजिए। अब सिर्फ पढ़ाई भी नहीं होता था, मतलब रिक्रिएशन तो ऑब्वियसली होता था। तो रिक्रिएशन के लिए मैं क्या करता था कि हम लोग के, मतलब मेरे हॉस्टल में जो दोस्त लोग थे उनके साथ बैडमिंटन खेलने चला जाता था, या फिर कभी अकेले बैठा हो घर पे तो स्केचेस बना लेता था, या फिर नीचे टहलने चला जाता था, गाने सुन लेता था। तो रिक्रिएशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि कंसिस्टेंटली आप पढ़ ही रहे हैं, मतलब दिन में जितने भी जगह हुए हैं उतने में अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो एक काइंड ऑफ एक स्फीयर का डेवलपमेंट कम हो जाता है। आपका जो क्रिएटिव स्फीयर है वो थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में नहीं होता, पढ़ाई में अगर आप अपने आप को क्रिएटिवली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन रिक्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका फैटीग को रोकता है। आप जितना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसको रीस्टार्ट करने में वो हेल्प करता है। इस पूरे प्रोसेस का जो सक्सेस है, जो श्रेय है, वो मैं अपने सबसे पहले तो मम्मी पापा और चाचू को देना चाहूंगा कि वो मुझे यहाँ लाए, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सपोर्टिव थे। उसके बाद में एलन की पूरी टीम को, इंक्लूडिंग स्टाफ, फैकल्टी, जो हमारे शेड्यूल सेट करने वाले मेंबर्स हैं, और जो हमारे वर्किंग स्टाफ है ग्राउंड फ्लोर के, या फिर जो हमारे फ्लोर के वर्किंग स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स है वगैरह, इन सबको भी श्रेय जाता है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों और सारे वेल विशर्स को इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो थैंक यू एलन।